स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आज सुनते हैं लेख भाषा का राजनीतिकरण। ये लेख नई धारा पत्रिका के 1989 के अगस्त-सितंबर अंक में छपा था। अगस्त महीने में बिहार में एक अनहोनी घटना घट गई। बिहार सरकार ने पलक मारते उर्दू को पूरे बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी। जैसे भाषा कोई खिलौना या गुड़िया हो, जब चाहा उसे तख्त पर बिठा दिया और जब चाहा उतार दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के युग में हिंदी सारे राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रतीक मानी गई, जैसे गांधी टोपी और जवाहर बंडी। आज़ादी के बाद उसे राष्ट्रभाषा का गौरव मिला। फिर तमिलनाडु के चंद राजनेताओं तथा भारत सरकार के नौकरशाहों के शिकंजे में गिरफ्त हो अंग्रेजी की सहभागिनी बनी। फिर देश की संपर्क भाषा के रूप में उभरी और आज बिहार में उर्दू से भी गठबंधन कराकर सरकारी मंडप में बिठा दी गई। राम जाने राजनीति अभी उसे कितने रूप में, कितने रंग से रंगती जनता के सामने रखती रहेगी। स्वर्गीय रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के आरा अधिवेशन में अपने भाषण में कहा था कि भाषा सरकारी दफ्तरों तथा कोशों में नहीं बनती, वो खेत खलिहानों में काम करते किसानों की ज़बानों पर बनती है, कारखानों में खटते हुए मजदूरों के पसीनों की बूंदों से उतरती है, बंसुरी चलाते बढ़ई की दुकान पर ढलती है, या लोहार की भट्टी पर भाथी और हथौड़े चलते चलाते बनती है। प्रसिद्ध शैलीकार स्वर्गीय राजा राधिका रमन जी कहते थे कि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं, एक ही तने की दो शाखाएं। स्वर्गीय सुधांशु जी कहते कि वोट मांगने और राष्ट्र की भाषा एक ही हो, मगर यहाँ तो किसकी कौन सुनता है। राजनीति की आग में सभी मान्यताएं झुलसकर टापती रह जाती हैं और सत्ता में आने की होड़ में देश के तमाम मोहरे धूत क्रीड़ा में दांव पर चढ़ा दिए जाते हैं। देश के लाखों गांवों में, शहरों, कस्बों में अगल बगल बसे हुए करोड़ों हिंदुओं और मुसलमानों की एक ही हालत है और उनकी एक ही मांग है, भूखे पेट भरने की, सर पर एक साए की, बदन ढकने को दो टूक कपड़े की। खेतों में, कारखानों में और खदानों में सभी एक साथ लहू पसीना एक कर जीने के लिए मजदूरी करते हैं। उनकी मांग एक, उनकी भूख की ज्वाला एक तथा उनकी ज़बान एक। फिर कुछ बुद्धिजीवियों के ये हुजूम, राजनेताओं के ये करिश्मे और नौकरशाहों के पेंच पेतरे उन्हें अलग अलग भाषाई खानों में बंद करने की साजिश क्यों कर रहे हैं? करोड़ों निरक्षर सीधे साधे जन इनके तान तेवर को क्या समझ पाएंगे? हाँ, कुछ पढ़े लिखे मध्य वर्ग लोगों की जेबों में पैसे अवश्य आ जाएंगे, मगर हिंदू और मुसलमान जनता के शरीर से ना वे धूल झाड़ सकेंगे और ना उन्हें रोजी रोटी ही दिला सकेंगे। क्या सचमुच हिंदी बड़ी अभागिनी है? जब भी उसने आंधी पानी के आघातों को सहकर अपना आशियाना बनाना चाहा, तभी एक आंधी और आई और उसे तहस नहस कर चली गई। अब हिंदू और मुसलमान जमकर हिंदी सीखने लगे थे। कितने हमारे मित्रवत मुसलमानों के घरों के बच्चे शौक से हिंदी पढ़ते और लिखते रहे। कोई कोई तो विश्वविद्यालय की परीक्षा में संस्कृत में भी सर्वप्रथम हुए। नई धारा में कितने ही मुसलमान लेखकों तथा लेखिकाओं की कहानियाँ, कविताएं तथा अन्य रचनाएं छपती रहीं। ठीक उसी तरह डीएमके के तमाम बंधनों को तोड़कर तमिल भाषी भी हिंदी में बड़े सधे हुए लेखकों की तरह लिखने लगे हैं तथा हिंदी अब दक्षिण में जनता की ज़बान पर खेल रही है। नई धारा की मांग उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में कहीं अधिक है। हिंदू भी उर्दू सीख रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं और नई धारा के सुपरिचित लेखक उमेश वर्मा ने तो 60 वर्ष की उम्र में मौलवी रखकर उर्दू सीखी और उर्दू साहित्य के गहरे अध्ययन में
आज 70 की उम्र में भी दिन रात मशगूल रहते हैं। उनके जैसे तो अनेक हैं। उर्दू की एक विधा गज़ल सारे देश में छा गई है। गज़ल नाइट तो हर जगह देश या विदेश में मनाई जा रही है। हिंदी में स्वर्गीय दुष्यंत कुमार की गज़लें तो बहुत ही लोकप्रिय हैं। चित्रा जगजीत सिंह तथा तलत अजीज़ की गज़लों के टेप घर घर बजाए जा रहे हैं। उर्दू मुशायरा और हिंदी कवि सम्मेलन एक साथ अब हो रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्रीय बोलियों के कवि भी अब अपनी अपनी क्षेत्रीय बोलियों में धड़ल्ले से गज़ल लिख रहे हैं। तभी एक आंधी आ जाती है और इस मिल्लत के वातावरण को प्रदूषित कर कहीं उड़ जाती है। आखिर समझदारी के इस माहौल को कौन क्षति पहुंचा रहा है? देश की एकता को कौन तोड़ रहा है? राजनेता या साहित्यकार? जो एक व्यवस्था देने का दावा करता है वो, या जो एक जीवन दर्शन देता है वो? हम अपने महाप्रभुओं की निराली सूझबूझ की कितनी प्रशंसा करें। भला चुनाव के ज़माने में कहीं यथावत स्थिति से यूं छेड़छाड़ की जाती है जब वातावरण सत्ता पक्ष के अनुकूल बन रहा हो, या जब इस देश में भावना की एक लहर पर वोट रातों रात पलट जाते हैं। हमारी ऐसी धारणा है कि यदि सरकार, राजनेता और सांप्रदायिक संस्थान भारत की भाषाओं से खेलना बंद कर दें तो हिंदी, उर्दू और अन्य राज्यों की भागनी भाषाओं का कल्याण हो जाएगा और वे अपने आप में सामने बैठा लेंगी। जैसे आज तक इन तमाम छेड़खानियों से त्रस्त होकर भी ये एक दूसरे से बहुत समीप रही हैं और भारतीय जनता उनका सदा मूलाधार रही है। यदि ऐसा आधार ना होता तो कभी पूज्य शंकराचार्य का चारों धाम स्थापित कर भारत की जन एकता और उसके साथ साथ भाषाई एकता को दृढ़ करने का सपना आज साकार होता और सुदूर उत्तरी भारत में हिमालय शिलाखंड पर बने बद्रीधाम मंदिर का मुख्य पंडा केरल का ब्राह्मण नंबूद्रीपाद होता। मगर हिंदी के लिए किसी को व्यर्थ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हिंदी अब किसी के दान अनुदान पर जीना नहीं चाहती। जैसे 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के प्रथम दशक में अंग्रेज़ी का वर्चस्व था, अंग्रेज़ी पढ़ने पढ़ाने की होड़ थी, वही समा आज हिंदी के पक्ष में बन गया है। कोई भी सरकार या कोई राजनेता या कोई सांप्रदायिक संस्था हिंदी के अग्रसर होते युग चरण को, इसके ज़माने की हवा के रुख को मोड़ नहीं सकते। बस वही बात है, ज़माने के हाथों से चारा नहीं है, ज़माना हमारा तुम्हारा नहीं है। आज से 60 साल पहले जो लोग भी श्री रामेश्वरम के रास्ते में मद्रास उतरते तो उनकी शिकायत रहती कि वहाँ स्टेशन के कुलियों से भी अंग्रेज़ी में बोलना पड़ता था। मगर गत वर्ष नई धारा के सहकारी संपादक अपनी पत्नी की आंख के इलाज के संबंध में वहाँ गए तो लौटकर उन्होंने बताया वहाँ सभी से हिंदी में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। होटल में बैरे, स्टेशन पर कुली, टैक्सी वाले भी हिंदी समझते हैं और डॉक्टर नर्स भी हिंदी में ही बोलते हैं। जैसे हमने उनकी इडली, डोसा, उपमा तथा कांजीवरम और बेंगलोर की साड़ियाँ अपना ली, वैसे ही उन्होंने हमारी भाषा भी अपना ली। सरकार की सवारी से आगे जनता की पांव गाड़ी चलती है और भक्ति, नृत्य, संगीत की गंगा और साहित्य की संवेदनशीलता अपना पथ अपने आप बना लेती है। जाति, वर्ण और गोत्र के बंधन पोथियों में बंधे पड़े रह गए और आज हर घर में, हर जाति में और हर धर्म में अंतर्जातीय, अंतर्धार्मिक तथा अंतर्देशीय विवाहों की भरमार है। तो ज़माने का शिकवा न कर रोने वाले, ज़माना नहीं साथ देता किसी का। सरकारें बनती रहें, भाषाधार राज्य और विदेश मंत्रालय छापते रहें वीज़ा के फॉर्म और हर देश में आने जाने वालों पर रोक लगती रहे, मगर हृदय पर कौन रोक लगा सकेगा? माँ भारती के हृदय में भाषाई एकता के अंकुर फूट रहे हैं और सदा फूटते रहेंगे। तोड़ती जाती है दुनिया, जोड़ता जाता है दिल। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए
नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।